नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारा जो स्पेशल एजुकेशन में D.Ed सेकेंड ईयर IDD स्पेशलाइजेशन के अंदर आपका जो सिलेबस चल रहा है और हमारा चल रहा है पेपर नंबर 8। 8वां पेपर चल रहा है। 8वें पेपर की यूनिट नंबर 2.5 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पेपर नंबर 8 की यूनिट नंबर 2.6। यूनिट 2.6 इसमें 6 पॉइंट तक है, 2.5 तक होती है। मतलब एक यूनिट के अंदर 5 पार्ट होते हैं, लेकिन हमारी जो दूसरी यूनिट है उसके अंदर 6 पार्ट है। इसमें अपन पढ़ेंगे पर्यावरण, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पोषण, सजीव एवं निर्जीव शिक्षण। सजीव व निर्जीव शिक्षण। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि हमारा जो भौतिक पर्यावरण और पेड़ पौधे, पर्यावरण के अंदर इसकी स्वास्थ्य, इसको पोषण, सजीव व निर्जीव। हमारे पर्यावरण के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों तरह के जो जीव होते हैं उनके लिए पोषण, उनका स्वास्थ्य, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से हमारे शिक्षण में शामिल हैं, इनको हम इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में शिक्षण। सजीव व निर्जीव वस्तुओं के बारे में शिक्षण। वस्तुओं के बारे में शिक्षण। सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में शिक्षण। इसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में सजीव और निर्जीव दोनों तरह की जो वस्तुएं हैं वो पाई जाती हैं और इनमें हम साइंस के अंदर प्रारंभिक जो आरंभिक साइंस होती है, हमारी बेसिक साइंस होती है, जनरल साइंस जो होती है, उस जनरल साइंस के अंदर हम इनको जो है पढ़ते हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। जब छात्र जीवित और निर्जीव चीज़ों की विशेषताओं के बारे में पूछताछ करते हैं तो कई कौशलों का उपयोग किया जाता है। जब आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी वस्तु निर्जीव है, कौन सी वस्तु सजीव है, तो उस बच्चे के अंदर ऐसे बहुत सारे कौशल हैं जिन कौशलों का विकास ये जानने के बाद में उसके अंदर होता है। जैसे वर्गीकरण, नामकरण, गुण आदि। वर्गीकरण करेगा वो कि भाई ये वस्तु सजीव है, ये निर्जीव है, तो उसके अंदर वर्गीकरण का कौशल उसके अंदर आएगा। एक नामकरण करेगा कि भाई ये फलानी वस्तु है, ये फलानी वस्तु है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, और एक उनके गुणों के बारे में उसको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब जानकारी रखने के बाद में बच्चा जो है वो डिसाइड कर पाएगा कि कौन सी वस्तु जो है वो सजीव है और कौन सी वस्तु निर्जीव है। पोषण शिक्षा इसका एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें स्वस्थ, टिकाऊ भोजन विकल्प और खाने के पैटर्न को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक रणनीतियों और पर्यावरणीय समर्थन शामिल है। हमारा जो पोषण है, पोषण शिक्षा जो है वो इसका एक व्यापक दृष्टिकोण है। मतलब हम पोषण शिक्षा के द्वारा इसको हम विस्तारित रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसको विस्तार से समझ सकते हैं। इसके अंदर अपन को शैक्षिक रणनीति और पर्यावरण समर्थन को शामिल करना होता है। शिक्षण की एक रणनीति तैयार करनी होती है और रणनीति के द्वारा हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं का शिक्षण कर सकते हैं। इसमें अपन को जो
शिक्षक जो होते हैं वो भोजन और पोषण के बारे में जब बच्चे को अध्ययन कराते हैं तो उसमें संसाधन शिक्षकों को दीर्घकालिक सकारात्मक खान पान के दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने में सहायता करते हैं। मतलब एक टीचर जो होता है जब इसका अध्ययन कराता है छात्र को, इसका जब शिक्षण कराता है तो उसको, उस टीचर को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना होता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा किस विधि से, किस तरीके से बच्चा सीख पाता है, उस दृष्टिकोण को उसे अपनाना होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें भोजन कौशल और भोजन के बारे में जिज्ञासा पैदा करें। भोजन कौशल, भोजन कौशल इसमें आप यही पर जिज्ञासा, मतलब बच्चे को सबसे पहले उनको जो है वो भोजन का कौशल, इंद्रियों का उपयोग करके भोजन का वर्णन करें। हमको एक शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे के सामने इंद्रियों का उपयोग करके वो भोजन का वर्णन करेगा। इंद्रियों का उपयोग करके जैसे माना कि भोजन जो है वो हमारे हाथों के द्वारा उसके हम टुकड़े करेंगे, इसके बाद हम उसको मुंह तक ले जाएंगे, मुंह के अंदर डालेंगे और मुंह के द्वारा उसको चबाया जाएगा और उसके बाद वो भोजन हम अपने पेट के अंदर जाएगा। तो ये जो पूरा वर्णन है, इसके अलावा भोजन कहाँ से आता है, ये हमारी थाली में या हमारे पास कैसे आया, ये इसके विभिन्न तरीकों से इसको कैसे कैसे खाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के प्रश्न जो हैं वो बच्चे के सामने टीचर जो है वो रखेगा और उनके उत्तर भी बच्चों के सामने उसको दिखाएगा कि भाई भोजन किस प्रकार से तैयार होता है, किस प्रकार से हमारे पास में आता है, किस किस प्रकार से भोजन को जो है वो खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी भोजन कौशल और जिज्ञासा के अंदर आती है। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा आघात सूचित दृष्टिकोण लागू करें। आघात सूचित दृष्टिकोण, आघात सूचित दृष्टिकोण लागू करने के लिए इन जो बिना किसी दबाव के भोजन को तटस्थ संपर्क प्रदान करें। दबाव में छात्र की को स्वस्थ रहने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों को चुनने या उनसे बचने के लिए प्रेरित करना और पुरस्कृत करना शामिल है। मतलब हम बच्चे को जब भी खाने के बारे में बच्चे के सामने शिक्षा देंगे, बच्चे को शिक्षण करेंगे, बच्चे को बताएंगे, तो बच्चे को हमें ये भी बताना होता है कि कौन सा खाना, कौन सी वस्तु उसके लिए खाने के लिए उचित है और कौन सी अनुचित है, कौन सी वस्तु उसको खानी चाहिए और कौन सी वस्तु उसको नहीं खानी चाहिए, ये भी बच्चे को हमें बताना होता है। सभी खाद्य पदार्थों के बारे में तटस्थता से बात करें। सभी खाद्य पदार्थों के बारे में बात करना। सभी खाद्य पदार्थों के बारे में बात करना। इसमें अपन को बच्चे को जब भी हम खाद्य के बारे में या भोजन के बारे में, खाने के बारे में जब हम शिक्षण दें तो हमें उस बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनके बारे में अपन को उसकी छोटी से छोटी जानकारी भी हमें बच्चे को देनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मुझे कब खानी चाहिए, कौन सी चीज़ मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कौन सी चीज़ मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगी, किस लेवल का भोजन मुझे करना है, कितना भोजन मुझे करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इसके अंदर आती है। अगला पॉइंट है इसमें मिडिल या हाई स्कूल तक पोषण के बारे में पढ़ाना। मिडिल या हाई स्कूल तक
भोजन के बारे में पढ़ाना बंद करना। इसमें अपन को पोषक तत्व जो अपन के भोजन के अंदर शामिल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, जैसी जो अमूर्त अवधारणाओं को युवा शिक्षार्थियों के लिए समझाना है, लागू करना मुश्किल होता है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो इनके महत्व को नहीं समझ पाता है, तो हमें यहाँ पर ये जो पोषक तत्व हैं, जो जटिल जानकारी है, वो बच्चे को हम देना बंद कर दें, जिस उसको सामान्य जानकारी सीधे प्रकार से उनको दी जाए। भोजन के बारे में ईंधन या पोषक तत्वों से बढ़कर बात करें। भोजन के बारे में ईंधन या पोषण के बारे में पोषक तत्वों से बढ़कर बात करें। बच्चा जो होता है वो भोजन करने के बाद में बच्चे को भोजन के द्वारा कितने आनंद की प्राप्ति होती है, कितना वो खुश होता है, और स्वयं परिवार, इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, समुदाय और खाद्य प्रणालियों से वो कैसे जुड़ता है, इन सब का वर्णन हमें बच्चे के सामने करना चाहिए, सबके बारे में बच्चे को बताना चाहिए। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है, भोजन के बारे में समावेशी तरीके से सिखाने के लिए विविधता की अवधारणा का उपयोग करें। खाने के अलग अलग तरीके हैं जो वह हमें दे सकते हैं, जो हमें पढ़ने, सीखने और खेलने के लिए चाहिए। हमें खाने के प्रत्येक तरीके को बच्चे के सामने रखना चाहिए, जिसमें हमें भोजन के बारे में समावेशी तरीके सिखाने चाहिए बच्चे को। समावेशी शिक्षा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। समावेशी शिक्षा में जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन दोनों शामिल होती हैं। इसी प्रकार से हमारा जो भोजन करने का जो तरीका है, उसमें भी समावेशी तरीके होने चाहिए। मतलब अनेक प्रकार के तरीकों को हम बच्चे के सामने बताएंगे। एक सकारात्मक रोल मॉडल बनने का लक्ष्य रखें। विद्यार्थियों को दिखाएं कि आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं। इस बात पर विचार करें कि आपका स्कूल एक सहायक भोजन और खान पान का माहौल कैसा बना सकता है। मतलब बच्चे के सामने हमें माहौल के द्वारा भोजन की जो सकारात्मक चीज़ें हैं, खान पान का जो सकारात्मक माहौल है, वो हमको विद्यालय के अंदर तैयार करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। कैलोरी गिनती गतिविधियों, भोजन ट्रैकिंग, असाइनमेंट या वजन घटाने वाले आहार के बारे में बात करने से बचें। मतलब हमें बच्चे के सामने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि भाई इस भोजन के अंदर ऐसी कैलोरी है, ये भोजन वजन घटाता है, ये भोजन जो है वजन बढ़ाता है। ऐसी बातें हमें बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर जो है अनेक प्रकार की गलतफहमी आ जाती है, वो उस भोजन से दूर होने लग जाएगा। अगला इसमें पॉइंट है, हमें जो चाहिए उसे खाने के लिए सुनने और अपने शरीर पर भरोसा करने का समर्थन करें। बच्चा जो चीज़ को खाना चाहता है और उस चीज़ को खाने के जिस चीज़ को वो खाना चाहता है उस चीज़ के बारे में वो सुनना भी चाहेगा। तो एक टीचर को शिक्षण के समय उस वस्तु से संबंधित बातें बच्चे के सामने करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, आलोचनात्मक पूछताछ को बढ़ावा दें। छात्रों को आहार संबंधी रुझानों का पता लगाने, पोषण संबंधी जानकारी की विश्वसनीय स्रोत खोजने, खाद्य विपणन के बारे में गंभीरता से सोचने और भोजन और सामाजिक न्याय के मुद्दों के बीच संबंध बनाने में सहायता हमें करनी चाहिए। बच्चों को आलोचनात्मक पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए। एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में खाद्य सामग्री या पोषण संबंधी बातें करे और उन बातों से उनको ऐसा लगे कि भाई हम खाद्य पदार्थ में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, उसके बारे में वो बात करें। तो ये चीज़ हमारी जो है वो 2.6 यूनिट के अंदर पर्यावरण, स्वास्थ्य, पोषण, सजीव, निर्जीव शिक्षण के अंदर अपन को पढ़नी है। इसके अलावा हमको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगली जो है हमारी
अब आएगी यूनिट नंबर 3.1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3.1। यूनिट नंबर 3.1 के अंदर पढ़ेंगे दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान की भूमिका। दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान की भूमिका। दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान की भूमिका अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3.1। आपको पता है कि हमारे दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान जो है इसका हम हमारे जीवन में अध्ययन करते हैं और इसकी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बहुत अहम भूमिका होती है। क्योंकि जैसे सामाजिक विज्ञान के बारे में यदि अपन बात करें तो सामाजिक विज्ञान एक वह विषय है जो मनुष्यों का वर्णन और परीक्षण करता है, मनुष्य के बारे में वर्णन करता है और मनुष्य का परीक्षण करता है। सामाजिक विज्ञान समाज से संबंधित विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान जो हमारा है ये सामाजिक विज्ञान समाज से संबंधित विज्ञान। सामाजिक जो शब्द है ये समाज शब्द के द्वारा बनाया गया है। समाज में एक प्रत्यय लगने के बाद में सामाजिक शब्द का निर्माण हुआ है, तो ये हमारे समाज से संबंधित है और इसके अंदर जो है वो अनेक विषयों का अध्ययन हम करते हैं। जैसे हम सामाजिक विज्ञान के अंदर हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं। ये बहुत सारे विषयों को इकट्ठा करके एक सामाजिक विज्ञान बनाई गई है। तो इस सामाजिक विज्ञान का जो है वो हमारे जीवन में अहम एक महत्व है। अब अपन को इसके कुछ पॉइंटों के द्वारा हम इसको समझेंगे। उद्देश्यपूर्ण सामाजिक अध्ययन के गुण। उद्देश्यपूर्ण सामाजिक अध्ययन के गुण। उद्देश्यपूर्ण सामाजिक अध्ययन के गुण। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, उसको हम कहते हैं सार्थक। तो सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों के लिए सार्थक होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए मतलब जब भी बच्चे को हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराएं तो उस जिसका हम अध्ययन कराना बच्चे को चाह रहे हैं या अध्ययन करा रहे हैं उसका कोई ना कोई एक अच्छा अर्थ अवश्य होना चाहिए। यदि उसका एक अच्छा अर्थ उसके जीवन में है तो वो एक सार्थक अध्ययन कहलाता है। एक छात्रों की उसमें एक स्वाभाविक रुचि होनी चाहिए। ऐसे विषयों का हमें अध्ययन कराना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आएगा एकीकृत। एकीकृत में जीवन के सभी पहलुओं को एकीकृत करना एक सफल सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम की कुंजी है। हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं, हमारे जीवन के सभी पहलुओं को इकट्ठा करके और ये एक ऐसा विषय है सामाजिक अध्ययन जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को एक साथ इकट्ठा करता है और एक विषय के अंदर ही हम जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ये हमें वर्तमान की घटनाओं के बारे में
और भूतकाल की घटनाओं के बारे में, और हमारे नियम सिद्धांत राजनीति के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद में जो है वो हमारा ये सामाजिक विज्ञान जो है वो विषय बनता है। तो इसमें एकीकृत अध्ययन होता है। तीसरा, मूल्य आधारित। मूल्य आधारित लोकतंत्र के प्रमुख मूल्य अवसर समानता, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इन मूल्यों को सामाजिक अध्ययन के सभी भागों में प्रतिध्वनित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र के प्रमुख मूल्य अवसर समानता, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब हमारी सामाजिक विज्ञान के अंदर जो हमारी राजनीतिक विज्ञान का विषय होता है उसमें संविधान पढ़ाया जाता है। तो संविधान के अंदर हमको ये पता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक कुछ अधिकार, कुछ नैतिक मूल्य उनको निर्धारित किए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज़ का एक समान अवसर दिया जाए, हर चीज़ में उसको समानता का व्यवहार किया जाए, हर चीज़ में यदि उसको किसी न्याय की ज़रूरत पड़े तो उसको उचित न्याय मिले, और उसको अपने किसी भी विचार को रखने की स्वतंत्रता भी दी गई है। नंबर 4 होता है इसका पॉइंट, चुनौतीपूर्ण। शिक्षक सामाजिक अध्ययन कक्षाओं में बच्चों को उन तरीकों से चुनौती दे सकते हैं जिन्हें अन्य कक्षाओं में चुनौती नहीं दी जा सकती है। गहन आलोचनात्मक विश्लेषण का लागू किया जाना चाहिए। छात्रों को सोचने और प्रतिबिंबित करने में, उन्हें संलग्न होने में मदद मिलेगी, और उन्हें इस बात की परवाह करने की चुनौती मिलेगी कि उनके आसपास क्या हो रहा है। इसमें बच्चे के सामने हम सामाजिक अध्ययन कराते समय हमारे आसपास के वातावरण के बारे में बच्चे को एक चुनौती दे सकते हैं। एक चुनौती से बच्चा जो है वो अपने वातावरण के बारे में अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम रहेगा, और उसको हम किसी भी कार्य के बारे में चुनौती से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। 5वां इसका पॉइंट रहेगा सक्रिय। छात्रों को बहस, चर्चा, भूमिका निभाने, परियोजनाओं और सिमुलेशन में सक्रिय और संलग्न करें। यह स्कूल का एक ऐसा क्षेत्र है जहां बच्चों को वास्तव में शामिल होना चाहिए। मतलब हमें सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराते समय हमें बच्चे को एक किसी भी बिंदु पर बोलने की, बहस करने की, चर्चा करने की, अपना एक नेतृत्व करने की, परियोजनाओं के बारे में जानकारी, नई परियोजनाएं बनाने के बारे में जानकारी, इनके बारे में जानकारी हमें बच्चे को इस सामाजिक अध्ययन के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसके बाद सामाजिक अध्ययन के महत्व के बारे में अपन बात करेंगे। सामाजिक अध्ययन का महत्व। सामाजिक अध्ययन का महत्व। सामाजिक अध्ययन के महत्व के अंदर पहला पॉइंट है कि यह समूहों के भीतर और समूहों में सांस्कृतिक एकता और विविधता के महत्व का वर्णन करता है। ये समूहों के भीतर मतलब एक ग्रुप के अंदर और ग्रुपों में सांस्कृतिक एकता और विविधता के महत्व का वर्णन करता है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जब बच्चे को हम कराएंगे तो उस बच्चे को हमारे देश की सांस्कृतिक जानकारी उसको प्राप्त होती है, और सांस्कृतिक एकता और विविधता के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है कि हमारा देश जो है वो सांस्कृतिक रूप से एकता में भी विविधता का रूप लिए हुए है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में हर जगह की जलवायु अलग है, मिट्टी अलग है, पानी अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, रीति रिवाज अलग है। सारी चीज़ अलग होने के बाद भी और हमारा भारत जो है वो एक है। मतलब हमारे भारत में अनेक विविधताएं होने के बावजूद भी हमारे भारत के जो लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, वो मिलजुल कर रहते हैं। इसका अध्ययन हमें सामाजिक विज्ञान के अंदर करवाया जाता है। दूसरा इसका महत्व है, यह इस समझ को प्रदर्शित करता है कि अलग अलग लोग विचारों में अंतर के
कारणों का हवाला देते हुए एक ही घटना या स्थिति का विभिन्न तरीकों से वर्णन कर सकते हैं। हमको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन ये बताता है कि यदि आपके पास कोई एक घटना है, कोई माना कि इतिहास में भूतकाल के अंदर कोई ऐसी घटना है, उसको हमें किसी भी व्यक्ति को बताना है, प्रदर्शित करना है, तो उसको अनेक प्रकार से लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरा महत्व इसका यह इस समझ को प्रदर्शित करता है कि अलग अलग समय और स्थानों के लोग दुनिया को अलग अलग तरीके से देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि सभी इलाकों के जो अलग अलग लोग हैं, ये अन्य इलाकों के लोग जो हैं उनके बारे में अलग अलग प्रकार की थिंकिंग रखते हैं, अलग अलग प्रकार की सोच रखते हैं। नंबर 4 महत्व नंबर 4 है इसका, यह जानकारी उत्पन्न करने, हेर फेर करने और व्याख्या करने के लिए उपयुक्त संसाधनों, डेटा स्रोतों और एटलस, डेटाबेस, चार्ट, ग्राफ और मानचित्र जैसे भौगोलिक उपकरणों का उपयोग करने में मदद करता है। हमारे सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा बच्चा जो है हमारी भौगोलिक जानकारी प्राप्त करता है, हमारे देश की, उसकी एटलस नक्शा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, चार्ट के बारे में, मानचित्र, ग्राफ, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त उसको कहाँ से होती है? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होती है। यह मनुष्यों और उनके भौतिक वातावरण की अंतःक्रिया की जांच करने में मदद करता है। यह मनुष्यों और उनके भौतिक वातावरण की अंतःक्रिया की जांच करने में मदद करता है। मनुष्य जो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करता है, उसके भौतिक वातावरण में जो उसकी मन के अंदर की जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, उनकी जांच करने में भी हमारा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो है वो हमारी मदद करता है। नंबर 6 महत्व है कि यह पर्यावरणीय परिवर्तनों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का निरीक्षण करने और अनुमान लगाने में मदद करता है। ये हमारे पर्यावरण के परिवर्तन जो होते हैं, जिनमें सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का निरीक्षण करने और अनुमान लगाने, हमारे समाज के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, कभी हमारे समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। उन प्रभावों का निरीक्षण करने में और अनुमान लगाने में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो है वो हमारी मदद करता है। नंबर 7वां महत्व है कि यह मौजूदा उपयोगों पर विचार करता है और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग का प्रस्ताव और मूल्यांकन करता है। मौजूदा उपयोग जो है कि इस समय प्रेजेंट में जो व्यक्ति है, वो कोई भी बालक है, वो कैसे विचारों का उपयोग कर रहा है, उनका मूल्यांकन करना हमारे सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के अंदर होता है। 8वां महत्व है कि यह लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से और सहयोगात्मक ढंग से काम करने में मदद करता है। यह लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और स्वतंत्र रूप से हमारे जितने भी लक्ष्य अपने जीवन में समाज के अंदर बनाते हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो है वो हमारी मदद करता है। 9वां महत्व है इसका, यदि किसी व्यक्ति की मान्यताओं और सरकारी नीतियों और कानूनों के बीच तनाव के उदाहरणों की पहचान करने और उनका वर्णन करने में उपयोगी है। ये व्यक्ति की मान्यता और सरकारी नीति, कानून, इनके बीच में जो तनाव की स्थिति जब आ जाती है, तो उसका वर्णन करने और उसके उदाहरणों की पहचान करने में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो है वो हमारी मदद करता है। 10वां इसका महत्व है कि यह व्यक्ति के सामाजिक समूह जैसे परिवार, सहकर्मी समूह, स्कूल और कक्षा के संबंध में उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जांच करने में मदद करता है। ये हमारे जो व्यक्ति या सामाजिक समूह जो होते हैं, जैसे कि परिवार है हमारा, या सहकर्मी समूह जैसे साथ साथ काम करने वालों ने समूह बना रखा है। जैसे कोई व्यक्ति 10 लोग हैं, वो पढ़ाने का काम करते हैं, तो उन्होंने अपने पढ़ाने के काम करने वालों का एक ग्रुप बना लिया। मजदूरी करने वालों ने अपना मजदूरी करने वालों का एक ग्रुप बना लिया, ठीक है ना। ड्राइविंग करने वालों ने अपने ड्राइवरों का एक समूह बना लिया। तो ये जो है ये सहकर्मी समूह कहलाता है। स्कूल और कक्षा के संबंध में उसके अधिकारियों और जिम्मेदारियों की जांच करने में भी हमारी ये मदद करता है। तो ये जो ग्रुप बनाए गए हैं, छात्र है, शिक्षक है, परिवार है, समाज है या कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप का क्या अधिकार है, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, इनका अध्ययन हमें जो मिलता है वो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से ही प्राप्त होता है।
अगला इसका महत्व है कि यह उन कारकों की पहचान करने में उपयोगी है जो सहयोग में योगदान करते हैं और समूह और राष्ट्रों के भीतर और बीच विवादों का कारण बनते हैं। ऐसे कारकों की ये पहचान कर लेता है जो हमारे समूह या राष्ट्र या देश के अंदर जो है वो विवाद की स्थिति जो उत्पन्न करते हैं, ऐसे कारकों की भी पहचान सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से हो सकती है। अगला इसका महत्व है कि यह उन उदाहरणों का पता लगाता है और उनका वर्णन करता है जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को बदल दिया है, जैसे कि गृह निर्माण, बच्चों की देखभाल, काम, परिवहन और संचार। इन सब के बारे में भी हमको सामाजिक विज्ञान के विषय में अध्ययन करने को प्राप्त होता है। यह व्यक्तिगत निर्णय लेने और सामाजिक मुद्दों पर सरकारी नीति पर जनता की राय के प्रभाव की जांच करता है। जितने भी हमारे व्यक्तिगत निर्णय हैं या सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर निर्णय लेने में भी हमारी ये क्या करता है, मदद करता है। ये हमारी 3.1 के अंदर जो है वो इतना मैटर आपको मिलेगा। 3.2 जो है, 3.2 के अंदर हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य, मतलब सामाजिक विज्ञान को बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहिए, ऐसा क्या हमारा उद्देश्य है जिससे कि हमारे सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के बाद में हमको उसका लाभ प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा उद्देश्य हमारा पूरा होता है, ये उद्देश्य हम इसके अंदर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3.2 के अंदर। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को अध्ययन कराने का जो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है। स्कूलों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्कूलों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य। स्कूलों में क्यों पढ़ाई जाती है सामाजिक? तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि स्कूलों में बच्चों को सामाजिक अध्ययन करने से हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होता है। ये पहला हमारा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि ये सामाजिक विकास का ज्ञान प्रदान करता है कि एक बच्चे का समाज के अंदर विकास किस प्रकार संभव है, हमारे समाज का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है, हमारा समाज किस प्रकार एक विकसित समाज बन सकता है। इस उद्देश्य से स्कूलों में सामाजिक विज्ञान जो है वो पढ़ाई जाती है। इससे हमारा सामाजिक व्यवहार का विकास होता है कि समाज के अंदर बच्चा जो रहता है उस बच्चे को समाज के अंदर कैसा व्यवहार करना चाहिए और उस व्यवहार से वो किस प्रकार से समाज के अंदर एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। इससे नागरिक गुणों का विकास होता है। हमारे समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जब सामाजिक विज्ञान का वो अध्ययन करता है तो उसमें उसके नागरिकों के क्या गुण होने चाहिए, नागरिकों के गुणों के बारे में इसमें विकास होता है। इससे सोचने और तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। बच्चा सोचने और तर्क वितर्क करने की शक्ति का ज्ञान भी हमको किससे मिलता है, सामाजिक विज्ञान से मिलता है। विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है। बच्चा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने के बाद में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग की भावना से रहने के लिए प्रेरित होता है। इससे आधुनिकीकरण का विकास होता है। हमारे देश में इस समय जो आधुनिकीकरण हो रहा है तो वो सामाजिक अध्ययन करने के बाद में बच्चे का आधुनिकीकरण की तरफ उसका विकास होता है। उपयुक्त दक्षता और अच्छी आदतें विकसित होती हैं। बच्चे के अंदर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने के बाद में एक अच्छी दक्षता आती है और अच्छे गुणों का विकास होता है। इससे नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। बच्चे के अंदर नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी विकास होता है। और एक जो इसका लास्ट उद्देश्य है, इससे सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास मतलब एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट
सामाजिक विज्ञान अध्ययन के बारे में होता है। अब सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य, ये तो स्कूलों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य हो गया। अब अपन पढ़ेंगे कि सामाजिक विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। तो सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञान समझ के उद्देश्य, ज्ञान और समझ के उद्देश्य। ज्ञान और समझ के उद्देश्य, ज्ञान और समझ के उद्देश्य के अंदर अपन पढ़ेंगे कि सामाजिक विज्ञान जो हमारा विषय है, इससे हमको बच्चे के अंदर समुचित अध्ययन के लिए उपयोगी चीजें जो हैं, उपयोगी अध्ययन उसको इसके अंदर मिलता है। जैसे बहुत सारी परिभाषाएं इसमें मिलती हैं, अवधारणाएं मिलती हैं, विषय वस्तु और सामान्यीकरण, भौतिक संरचना, सामाजिक वातावरण के बारे में बच्चे को ज्ञान होता है। पर्यावरण में विद्वान हमारी समाज की जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याओं के बारे में बच्चे को ज्ञान होता है। भोजन, वस्त्र और आवास से संबंधित बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, भोजन, वस्त्र और आवास से संबंधित जो हमारी बुनियादी जरूरत है, मनुष्य की जो अहम जरूरत हैं, उनके बारे में भी, उनकी पूर्ति के बारे में भी हम बच्चे को ज्ञान होता है। दूसरा इसमें होता है कौशल उद्देश्य, कौशल उद्देश्य। कौशल उद्देश्य के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्राफिक सामग्री के बारे में उसको ज्ञान होता है। जैसे कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में हमको अनेक प्रकार के नक्शे, मानचित्र हैं, ग्राफिक्स हैं, मॉडल्स हैं या चार्ट हैं, इनके बारे में हमको देखने को मिलता है। एक उपयोगी जानकारी लेने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हैं वो स्रोत हमको मिलते हैं। स्रोत का मतलब होता है आंकड़े, आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं। और आंकड़े हमको किससे प्राप्त होते हैं? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से हमको आंकड़े प्राप्त होते हैं। जैसे माना कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, हमारा क्षेत्रफल कितना है, हमारा शिक्षा का लेवल क्या है, लिंगानुपात क्या है, काफ़ी जो आंकड़े हैं, आंकड़े हमको सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में ही प्राप्त होते हैं। एक अनुप्रयोग उद्देश्य, तीसरा इनका उद्देश्य होता है अनुप्रयोग उद्देश्य। विज्ञान का शिक्षण और सीखना छात्रों को ऐसे सभी ज्ञान और समझ, जैसा कि ज्ञान और समझ के उद्देश्य में बताया गया है, अर्जित कौशल, जैसा कि कौशल के उद्देश्य के बारे में बताया गया है, को लागू करने और उपयोग करने में सक्षम बनाने में सहायक है। मतलब हमने जो ऊपर पढ़ाया है, माना कि हमने ज्ञान और समझ का उद्देश्य और कौशल का उद्देश्य, बच्चे को यहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा, यहाँ से वो कौशल का प्रयोग करेगा, जैसे चार्ट है या सारणी है या उसके कोई भी ग्राफिक्स हैं, नक्शा है, मानचित्र है, कोई चित्र है, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। अब इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उसका अनुप्रयोग कैसे करेगा, मतलब उनको वो लागू कैसे करेगा, उनके बारे में वो पढ़ेगा कैसे, उनका पूरा अध्ययन कैसे करेगा, ये सारी चीजें जो है वो हमको सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में मिलती हैं। नंबर 4 मनोवृत्ति उद्देश्य। नंबर 4 उद्देश्य होता है इसका मनोवृत्ति उद्देश्य। मनोवृत्ति उद्देश्य के अंदर सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं के अस्तित्व और कार्यप्रणाली के प्रति सकारात्मक और अनुकूल दृष्टिकोण, जितने भी हमारे समाज में लोगों की हेल्प करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए जो संगठन और संस्थाएं कार्यरत हैं, उनका क्या अस्तित्व है, उनकी क्या कार्यप्रणाली है, वो कैसे काम करती हैं, इसके बारे में हमको सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है। एक हमारे देश में कितनी जातियां हैं, संस्कृति है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र, राज्य, राष्ट्र के प्रति हमारी जो सहानुभूति है, सहिष्णुता है, जो राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्रेम है, इन सब के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमको सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बाद ही प्राप्त होती है। एक सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की अच्छाई में सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ विश्वास, हमारा
हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो हमारी सरकार चलती है, उस सरकार में हमारा जो विश्वास बनता है, वो विश्वास हमको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने के बाद ही हमको इसका पता चलता है। ये हमारी 3.2 के अंदर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और यूनिट इसकी 3.3 हम अगली वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके भेजेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण और तकनीक। ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट रहेगी, तो अगली वीडियो में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। जब तक आप इसको पढ़ें और अब अपनी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो जून के महीने में होने हैं और हमारे पास हैं अभी अप्रैल और मई, 2-2.5 महीने आप मान सकते हो, 3 महीने मान सकते हो। 20 जून के आसपास हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो 3 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू।